स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। मिनिस्ट्री ने स्टेट और स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है, जिसमें बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी स्टेट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2 CSIR लैब्स, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली ने मिलकर कोविड-19 वायरस के एवोल्यूशन को समझने के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के इस एफर्ट्स में सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उसके तहत ही डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवेज हमारे एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर रहा है। रेलवेज ने इस चैलेंज से निपटने के लिए 2500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स, 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स, 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज़ का सिग्निफिकेंट पोर्शन कोविड-19 से निपटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवेज के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,250 कोचेज अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ को जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि देशव्यापी उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू ओपन मार्केट स्कीम डायरेक्टली सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत कि ये NGOs और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए, गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमारे कैंप चल रहे हैं वहाँ पर वह जल्दी से फूड रेशन खरीद कर वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया है, हर जिलों में हर फील्ड लेवल पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उसके तहत कल कुछ जिलों के बारे में मैंने बताया था, आज भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट ए फैमिली प्रोग्राम के तहत करनाल डिस्ट्रिक्ट के उद्योगपति, विदेश में रहने वाले लोगों ने डोनेशंस के द्वारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको अडॉप्ट करके उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके तहत 64 लाख रुपीज़ का योगदान देते हुए 13,000 गरीब फैमिलियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। वल्नरेबल ग्रुप्स को जिला स्थाई पर 90,000 मील्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड करनाल लाइव ट्रैकर जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, साथ ही एक ऑनलाइन लोकल डिलीवरी एप्लीकेशन नीड ऑन व्हील्स, इसके द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होलसेलर्स और डेयरी से संबंधित एक्टिविटीज़ को भी फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरीके से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी होटल्स को इस्तेमाल करके कैसे क्वारंटाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी प्रयास चल रहा है। आज मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, शिपिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स के लेवल पर हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी कंटेनमेंट और मैनेजमेंट एफर्ट्स के ऊपर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के ऊपर डिटेल चर्चा हुई। कैसे हम स्टेट्स के साथ मिलकर इस कार्य को और त्वरित रूप से आगे ले जाएं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। साथ ही इससे रिलेटेड इश्यूज जैसे कि PPEs, वेंटिलेटर्स और N95 मास्क के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हुए कैसे हम स्टेट्स को इसमें फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उससे संबंधित भी कुछ आदेश दिए गए हैं। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि PPEs, मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में PPEs के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ PPEs के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट्स या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहाँ पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली दो चीज़ों को हाईलाइट किया। एक, उन्होंने कहा है कि जो आज सैनिक के रूप में हम लोगों की सेवा करते हुए फील्ड पर काम कर रहे हैं, वह हेल्थ स्टाफ, वो डॉक्टर्स, उनको कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़रूरी है इस समय, इस सिचुएशन में, हम किसी भी फेक न्यूज़ पर किसी भी तरह से बिलीव ना करें, कोई भी भय का माहौल उत्पन्न ना हो, जागरूक रहें। कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के कॉल सेंटर पर बातचीत करते हुए या हमारी वेबसाइट पर जाते हुए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। भय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें कि इस डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्य अंश भी उस चर्चा में आया जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा और आपके थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक ये जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि पीपी नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि पीपीज हर लोगों को नहीं चाहिए। इसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी गाइडलाइंस हम इससे पहले भी इशू कर चुके हैं और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूँगा, जागरूकता की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में पीपीज हों या सफिशिएंट हो, उससे भी ज़रूरी एक अंश जो होता है वह होता है कि जो भी चीज़ जहाँ ज़रूरत हो उसका वहाँ इस्तेमाल किया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वाइल हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल है और ऑगमेंट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर पीपीज का इस्तेमाल उसके प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। पीपीज को रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि काइंडली हमारी गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर समझें। हमने डिफाइन किया है कि पीपीज जहाँ भी यूज होते हैं वह 3 तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहाँ पर पीपीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूँगा, पीपी इज नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहाँ पर हमारा हाई रिस्क होता है वहाँ पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं, बाकी जहाँ पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहाँ पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहाँ पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, केवल जहाँ पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहाँ पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की ज़रूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज़ किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज़ करने के बाद 8 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज़ करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज़ करें तो वह मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज़ और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर, प्रॉपर लेवल पर, हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की ज़रूरत है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ एज एंड व्हेन जब ज़रूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज़ चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज़ की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के बारे में सक्षम है। मैं आप सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोग, जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूँ कि हम लोग एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। डे टू डे की लड़ाई है, इसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही ना हो। हर आदमी हमें अपना रिक्वायर्ड सपोर्ट देता रहे और हम मिलकर इस लड़ाई पे जीत सकें। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है।
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूँगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है, उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, ऐप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज़्यादा समस्याओं का निदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। ICMR की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। कल तक के 1,30,000 पेशेंट के सैंपल टेस्ट किए गए, इसमें से 5,734 पॉजिटिव थे अब तक के।